जितने भी सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए हैं एमसीक्यू सबने कर लिए है ना, 7 के 7। उसके बाद कन्वर्जन्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, वो वाली स्टाइल का भी हमने क्वेश्चंस कर लिए। आपको रिटन नोट्स भी मिल गए उनके। अब कुछ एक बच्चों की क्वेरीज थी, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो एक दो तो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो अब मेरे को जितने दिखे थे डेली 2-4 करके मैंने एक कलेक्शन क्रिएट करी है, उसको आज हम वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन था व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का। तो आप सिर्फ इतना लिखकर द बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, आगे क्या लिखा था? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। 2 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल इज कंपल्सरी। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमाइनो एसिड के बीच में। अमाइनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? किसकी सबसे छोटी यूनिट है ये? प्रोटीन। ठीक है, जब 2 अमाइनो एसिड जुड़े तो उनके बीच में एक बॉन्ड बना, दैट इज पेप्टाइड। जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड आ गए तो 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, वो कहलाएगा डाइपेप्टाइड। जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो 4 जुड़ेंगे, दैट विल बी ट्राइपेप्टाइड। जब बहुत ज्यादा हो गए तो दैट विल बी पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज बोल के तो आपने लिख लिया, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट और सेम अमाइनो एसिड्स। इस बॉन्ड के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप, कौन कौन इन्वॉल्व होता है? अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड है अमाइनो, तो उसमें यही लिखोगे आप, इट इन्वॉल्व्स बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। सेम के नहीं आपस में जुड़ेंगे, दोनों के अलग अलग के, एक का एसिडिक ग्रुप और दूसरे का बेसिक। आप जो जानकारी आपके पास है उसको अच्छे से वहां पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन आ गई, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, फिर आप लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ये लाइन लिख दी। अब ये 333 वाला रट्टा नहीं है, ये वो जानकारी है जो आपके नोट्स में मेंशन है। अल्फा अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? इन एसिड्स का जर्नल तरीका क्या है लिखने का? हम रट्टा क्यों मारे उस चीज को? सेंटर में होगी कार्बन, ठीक, कार्बन टोटल बनाती है 4 बॉन्ड। एक तरफ लगेगी हाइड्रोजन और एक तरफ लगेगा एल्काइल ग्रुप। क्लियर? अब एक तरफ लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ क्या लग गया? एमीन। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। अल्फा के साथ कौन सा ग्रुप लगा है? एमिनो। तो क्या कहलाएगा? अल्फा एमिनो। अल्फा अमाइनो एसिड, इसलिए इसका नाम ये बना। ठीक है, अब 2 अमाइनो एसिड आपस में जोड़ दीजिए, सेम या डिफरेंट। ये वाला तीनों साइड्स हर अमाइनो एसिड में सेम होंगे, ये तीनों सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। अब ये जो R है इसकी वैल्यू हाइड्रोजन हो सकती है, इसकी वैल्यू मिथाइल हो सकती है, इसकी वैल्यू इथाइल हो सकती है, इसकी वैल्यू COOH भी हो सकती है, इसकी वैल्यू NH2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1, 2, 3 ये तीनों साइड्स एक जैसी होगी। आप लोग जब अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हो, अमाइनो एसिड 3 तरह के हैं। न्यूट्रल, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ऑफ ग्रुप किसके बराबर है? अमाइनो ग्रुप्स के बराबर, तो न्यूट्रल हो गया। अगर कार्बोक्सिलिक, इस एल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, दैट विल बिकम एसिडिक। अगर अमाइनो ग्रुप आ जाएगा तो दैट विल बिकम बेसिक। एक क्लासिफिकेशन तो ये है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक।
दूसरी क्लासिफिकेशन हम अमाइनो एसिड्स की क्या करते हैं? टोटल कितने अमाइनो एसिड है? 20. हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर? 20. दो तरह के हैं, कौन कौन से? एसेंशियल, इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. ये आपका आगे क्वेश्चन भी था, पर चलो यहीं पे बात हो जाएगी इसके बारे में. इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी. इसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी. नॉन इसेंशियल जिसकी जरूरत नहीं है. अगर ये बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमें बिल्कुल ज्यादा जरूरत है. इसको कहां से ले हम? डाइट के थ्रू. नॉन इसेंशियल इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो हमें उसको बाहर से खाने की जरूरत नहीं. तो जो इसेंशियल है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, वो हमें हमारी डाइट में सप्लाई करने पड़ते हैं. और जो नॉन इसेंशियल है दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, उसको डाइट में इंक्लूड करना नहीं करना उसकी कोई जरूरत नहीं. एक ये क्लासिफिकेशन हो गई. अब वापिस आते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, तो जनरली क्या है? ये है अमाइनो एसिड 1, ये है अमाइनो एसिड 2. ये दोनों आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, अब मैं फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर लेती हूं. ये इस कार्बन के 4 बॉन्ड, ये इसके 4 बॉन्ड. यहां है H, यहां है R, यहां है H, यहां मैंने ले लिया R'. मुझे जरूरत नहीं है मिथाइल इथाइल कुछ भी लगाने की, आप जनरल लेके चलिए ना. ठीक है, ये चीजें तो कॉमन रही. उसके अलावा COOH और इधर क्या लगा है? NH2. इधर क्या लगा है? NH2. इधर क्या लगा है? COOH. ये है फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये है सेकंड. एक का OH और एक का H. क्या रिमूव हुआ? H2. चलो भाई, अब यहां से लिखवाओ मेरे को क्या है? NH2. NH2. आगे CH R आगे CO आगे NH आगे C आगे R' COH. ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड. किसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड? इसको CONH. 333 की डेफिनेशन में आपने मेंशन किया था पेपर में. CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. जब तक ऐसे नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा. फिर मत बोलो हमने लिखा था मार्क्स नहीं आएंगे. When you have to explain with example, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं खत्म कर दोगे अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड. नहीं भाई, उसको रिप्रेजेंट कीजिए. एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का एमिनो, और इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना इसको मेंशन करो नीचे. दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने इसको नोट्स में भी लिखा है, आप लोगों को शेयर कर दूंगी. आज सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये था पेप्टाइड बॉन्ड. अगला क्वेश्चन था व्हाई आर एल्कोहल्स लेस एसिडिक देन फिनोल्स. आता है सबको? एल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा. ठीक है, अब मैं नोट्स आपके पास हैं और आ भी जाएंगे कि पेपर में कैसे करना है. ठीक, ये रहा एल्कोहल और ये रहा फिनोल. दोनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स. तो पहले फिनोल की बात करते हैं. ये रहा फिनोल. फिनोल जिस वक्त H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ये बना लेता है फिनोक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव, तभी तो एज एसिड बिहेव कर रहा है. अब फिनोल के अंदर रेजोनेंस होती है. अगर आपको याद हो, आप 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और उसका मैं यहां पे सिर्फ लास्ट का बनाऊंगी. 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम. उसमें ऑक्सीजन के ऊपर आता था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इन तीनों पोजीशंस पे क्या आता था? डेल्टा नेगेटिव. लेकिन इधर क्या होता है? यहाँ पे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर इन्वॉल्व होता था रेजोनेंस में, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज. यहाँ इन्वॉल्व होगा नेगेटिव चार्ज. तो इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ तीनों पोजीशंस के ऊपर भी क्या है? डेल्टा नेगेटिव. अब आप मेरे को बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है?
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है या ऑक्सीजन पे नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो स्टेबल है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्ट्रक्चर क्या है? अनस्टेबल। पहला पॉइंट। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर चार्ज सेपरेशन है, जबकि फिनोक्साइड आयन के अंदर देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स हुआ है। मोर इज डिस्पर्सल, मोर विल बी स्टेबिलिटी। इसका मतलब फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो फिनोल क्या करता है? जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करके मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना लेता है, देयरफॉर इट बिहेव्स एज एसिड। क्लियर बात? इधर वाला क्या है? लेस स्टेबल, और फिनोक्साइड आयन क्या है? मोर स्टेबल। तो ये वाला सिस्टम ज्यादा सही है। जब कोई भी रिएक्शन अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे तो वो स्पॉन्टेनियस है। फिनोल की एसिडिक नेचर ज्यादा है। क्लियर हो गया? अब अल्कोहल को देखते हैं कि अल्कोहल के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा। ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल ने जिस वक्त H पॉजिटिव रिलीज किया तो ये बन गया एल्कोक्साइड आयन, है ना? अब देखो, पहली बात, इनके अंदर, उसके अंदर क्या थी? रेजोनेंस। यहां पे क्या है? नो रेजोनेंस। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, पहली चीज आ गई, नो रेजोनेंस, फिनोल से नंबर कम हो गया। दूसरी बात, यहां पे एल्काइल ग्रुप लगा है, इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो फिर ये वाला O और H वाला बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता था? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेकर H पॉजिटिव को बाहर भेज रही है। ठीक है, तो इसको H पॉजिटिव भेजना ही नहीं चाहिए। चलो भेज दिया, लेट्स सी अगली साइड क्या होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव। इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी आएगी कि अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। अगर वो रिपेल कर रहे हैं, इट विल लीड टू चार्ज इंटेंसिफिकेशन। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। दिस मॉलिक्यूल इज हाईली हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो ROH इज स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। अब बताओ, क्या अल्कोहल चाहेगा H पॉजिटिव देके वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाए? नहीं। इसलिए अल्कोहल जो है, इट डज नॉट प्रेफर टू लूज H पॉजिटिव एंड फॉर एल्कोक्साइड आयन। किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? दस लास्ट में क्या लिखेंगे फिर? अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन। ठीक है, फिर इसका एक क्वेश्चन अल्कोहल का और आता है, अल्कोहल्स आर इवन लेस एसिडिक देन वाटर। वो भी था ना। अब जरा अल्कोहल और वाटर का देखिए, ये रहा अल्कोहल और ये रहा वाटर, है ना? यहां पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, देयरफॉर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज हिंडर्ड, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा एंड विल हिंडर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसलिए अल्कोहल्स आर इवन लेस एसिडिक देन वाटर। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? एक और क्वेश्चन था, हाउ विल यू एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स? ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब, एम्फो का मतलब टू टाइप्स, एम्फीबियंस, जिनका दो तरह का लाइफस्टाइल होता है, दे कैन लिव इनसाइड द वाटर एंड ऑन द लैंड। एम्फी वर्ड वहां से आया है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर मतलब हम बेसिकली दो चीजों के साथ डील करते हैं, दो केमिकल्स, एसिड एंड बेसिस। दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है।
ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे उसे क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। अब ये अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक कैसे हो गए? लेट्स सी दैट। अब आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अमाइनो एसिड्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अमाइनो एसिड। एक एसिडिक है और एक बेसिक। तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है? इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड ये सिंपल हाइड्रोजन, इधर मैंने ले लिया एल्काइल ग्रुप, यहां है COOH और इधर ले लिया मैंने NH2। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ये क्या रिलीज करेगा? एसिडिक ग्रुप H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से H पॉजिटिव जो है वो इस लोन पेयर के पास आएगा, ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव, कार्बन, हाइड्रोजन, इधर क्या बचा भाई? COO नेगेटिव, और इधर क्या लगा है? किसी भी कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर जब दो चार्जेस आ जाएं, इट बिकम्स ज्विटर आयन। एक ऐसा भी क्वेश्चन था, व्हाट इज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स? लेकिन जब आपको एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन करनी है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस ज्विटर आयन इट कैन रिएक्ट इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम टू न्यूट्रलाइज इट। वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करता है खुद को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे? अब ये ज्विटर आयन में यहां पे देखिए, इधर है COO नेगेटिव, इधर है NH3 पॉजिटिव। एक तरफ ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एक तरफ हम इसको देखेंगे हाउ इट रिएक्ट्स विद बेस। ठीक है, चलिए एसिडिक मीडियम और इधर ले लिया बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन प्रेजेंट है? H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव को इसमें से कौन ले सकता है? COO नेगेटिव। ओके, तो यहां पे COO नेगेटिव रिसीव्स H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव HR, यहां क्या बन गया? COOH। तो इधर आपको क्या मिलेगा? केटायन। ये क्या था? ओवरऑल कंपाउंड क्या था? न्यूट्रल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल क्या था? ये न्यूट्रल। ठीक है, अब ये क्या बन गया? केटायन। एसिडिक मीडियम में हाउ इट एग्जिस्ट? इट एग्जिस्ट एज केटायन। इट कैन बी अ MCQ। ठीक है, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अमाइनो एसिड्स इन एसिडिक मीडियम? पॉजिटिव, केटायन। बेसिक मीडियम की तरफ आ जाइए, इसके ऊपर है OH नेगेटिव, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए इसको? H पॉजिटिव। कहां से आएगा? NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे NH3 पॉजिटिव रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, तो ये क्या बन गया फिर यहां पे वापस NH2, इधर H, इधर R, और यहां क्या है? तो इन बेसिक मीडियम इट विल एग्जिस्ट एज एनायन। नाउ दिस इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। इट कैन, एसिडिक मीडियम के अंदर इट इज बिहेविंग एज बेस। बेसिस कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। यहां COO नेगेटिव ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और यहां पे इसने H पॉजिटिव रिलीज किया है। समझ आई बात? तो यहां से H पॉजिटिव चला गया, इन बेसिक मीडियम इट विल एग्जिस्ट एज एनायन। तो जब आप एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, ये दो इक्वेशंस तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। लिख ली है, आप इसके नीचे लिख दीजिए, इन एसिडिक मीडियम COO नेगेटिव आयन एक्सेप्ट्स H positive, neutralizes itself and exists as cation. In basic medium, NH3 positive releases H positive and exists as anion. This is last में क्या लिखेंगे? In this way, amino acids behave as amphoteric. Clear? Any doubt? क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन उसको
हॉच पॉच में मत लिखिए। जिस चीज को आप किसी इक्वेशन के थ्रू, किसी फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। इस तरीके से आपकी बुक में नहीं मिला होगा। ठीक, बुक में ऐसे लिखा होता है कि एस्टिक मीडियम में ऐसा हुआ, बट आप उसको लिख के बता दो। ये फ्लो चार्ट जो भी टीचर देखेगा एकदम से समझ जाए। ठीक, यहां पे क्या है, ये क्या है, यूटेराइन। तो एम्फोटेरिक नेचर किसकी वजह से है? ड्यू टू यूटेराइन। ठीक है, किसी और के माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो बच्चे मेरे से पूछ लेना है। एम्फोटेरिक इसीलिए है, क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन था हमारे पास, एमीन्स आर हायर बॉइलिंग कंपाउंड्स देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस बट have lower boiling point than corresponding alcohols and carboxylic acids. Okay. उसने नाम लिया हाइड्रोकार्बन्स। बात किसकी हो रही है? एमीन्स की। किसके साथ कंपैरिजन है? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर तो सभी आ गए, एल्केन्स है ना, एल्कीन्स, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन सारे आ गए। एमीन्स, NH2, एल्कोहल OH, OH, चलो RNH2, ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट इज व्हाई इट इज हाइड्रोकार्बन। तो ये पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। These are non-polar. non-polars. Hydrocarbons are non-polar. क्यों? पोलैरिटी तब आती है जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? तो these are non-polar. सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट पोलर। इसको मैं लिखूंगी। अच्छा, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन। वेरी गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन नाइट्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन वाले तो ज्यादा पोलर हैं। इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें दो, इसलिए ये मोस्ट पोलर और ये क्या है? लेस पोलर। लेस पोलर। और ये क्या है? सिंपली पोलर। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं मोर पोलर। ये पोलर, मोर पोलर, मोस्ट पोलर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन, उसके अंदर दो ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात? अब ये पोलर है, ये नॉन पोलर। अगर ये पोलर है तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन यहां पे डाइपोल किसकी वजह से है? ये है NH2। हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन की, और अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, OHR, इनके बीच में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड RCOH। इनमें डबल होती है एंड दे एग्जिस्ट एज डाइमर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा है, उसकी दोनों ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेसर इन एमीन्स, हायर इन एल्कोहल्स एंड हाईएस्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा, लेकिन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। रीजन समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन के
अंदर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, थिंक अबाउट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ये चेक करो दोनों में से क्या ऑक्सीजन या कोई अलग कंपाउंड है। ऑक्सीजन और अलग दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, फिर जब दोनों सेम है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर। क्लियर? सॉल्युबल इन वाटर। एमीन्स का तो आपने देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा वाटर, ये रही एमीन, ये रहा वाटर। बन गई इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चीजें सॉल्युबल हो गई। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन सबसे स्मॉल एलिमेंट है, कितनी छोटी जगह घेरेगा ये। अगर ये एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाता है तो वो तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। मतलब ये है, लेट इट बी कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है और एमीन का मॉलिक्यूल है, और ये इनमें इतनी दूरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा दूरी नहीं होती है। तो अगर ये वाला साइज बड़ा हो जाता है, एल्काइल ग्रुप का साइज अगर बड़ा हो जाता है, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 कार्बन और लग जाती हैं, तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर दूर धकेल देंगे। लार्जर इज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस एंड लेसर विल बी सॉल्युबल। क्योंकि दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्ड बनाने के लिए एक डेफिनेट डिस्टेंस चाहिए, लेकिन अगर इसका साइज बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूट जाए। ठीक है, तो लोअर एमीन्स के अंदर एल्काइल ग्रुप स्मॉलर है, मे बी 1 कार्बन का, है ना। इथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, बस। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर?